Okay, now we will study mutual inductance. तो पहले मैं आपको अपने स्केच से समझाता हूँ, फिर मैं एनसीईआरटी का एक स्केच दिखाऊंगा आपको एक्चुअल फिगर कैसा होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। लेकिन मैं पढ़ाने से पहले आपको उसके यूजर्स बताने में बिलीव करता हूँ। एक्चुअली सेल्फ इंडक्टेंस से ज़्यादा यूज पावर ट्रांसमिशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस का है। जो ये आपके ट्रांसफार्मर वगैरह है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे ही यानी म्यूचुअल इंडक्शन पे ही बेस्ड होते हैं ना। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? तो सेल्फ इंडक्शन क्या था? कॉइल के अंदर जब फ्लक्स चेंज होगा तो वो अपने अंदर ही एडिशनल बैक ईएमएफ जनरेट इंड्यूस कर लेगा, और वो खुद ही अपने अंदर इंड्यूस कर रहा है बैक ईएमएफ, इसीलिए हम उसे सेल्फ इंडक्शन यानी सेल्फ इंडक्टेंस, उस प्रॉपर्टी को सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, फिनोमेना को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। म्यूचुअल वर्ड का ही मतलब यही है कि एक के हेल्प से दूसरे, ठीक है ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या है? जब दो नेबरिंग कॉइल, ध्यान देना, देखो समझना ज्यादा जरूरी है। टॉपिक तो मैं ये 15 मिनट में ही खत्म कर दूंगा, दैट डजेंट मैटर। 15 भी लग रहे हैं, 20 लग रहे हैं, आप किसी एक चीज को एक बार 5-7 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा देके समझ लो, या फिर उसे 5-5 मिनट में उसे 10 बार कर लो, आपको समझ नहीं आएगा। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। एक बार समझ गए तो फिजिक्स रटने की चीज नहीं है, समझ आया है तो ठीक है, अदरवाइज आप पूरी फिजिक्स को रट नहीं सकते। मार्क्स लाने लायक रट लोगे, फेल नहीं होगे, बट वो पढ़ना ना पढ़ना बराबर होता है। फिजिक्स पढ़ने का मतलब है कि यू हैव दैट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग सो दैट यू मे कनेक्ट दोज टॉपिक्स विद योर फिजिकल एनवायरनमेंट। आपने इंडक्शन पढ़ लिया, आप कार के बोनट को खोलते हैं और वहाँ इंडक्शन कॉइल नहीं ढूंढ पाते हैं, ऑल्टरनेटर नहीं ढूंढ पाते, स्पार्क प्लग में म्यूचुअल इंडक्टेंस यूज हो रहा है या सेल्फ इंडक्टेंस यूज हो रहा है, इसको आप नहीं ध्यान देते, तो आपका फिजिक्स पढ़ना बेकार है। इट डजेंट मेक एनी सेंस टू बी अ साइंस स्टूडेंट without understanding your physical environment. You must do that. You should have that curiosity so that you may be able to understand those things in your surrounding. Otherwise, useless है पढ़ना। NIOS से एडमिशन लो 1500 रुपये में, 2000 रुपये में, थोड़ा पढ़ के अच्छे खासे परसेंटेज मिल जाएंगे आपको, वैल्यू उतनी ही होगी। खैर, रिकॉर्ड हो रहा है, इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए। हम्म, हो भी रहा है। हाँ, हो रहा है। चलिए देखते हैं म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। एक कॉइल ये है मेरे पास, एक कॉइल ये, इस कॉइल को मैं मान लूं अगर S1 मान लेता, और एक दूसरा कॉइल है ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, ऊपर से इस पेन टैब में लिखने में तो और ज्यादा दिक्कत होती है। ये एक दूसरी कॉइल है, मैं इसे S2 मान लेता हूँ। करंट मैंने S2 में फ्लो करा, समझना। S1 में कुछ नहीं किया, S1 सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। S2 is physically not connected. S1 and S2 are physically, मतलब उन्हें आपस में जोड़ा नहीं गया, फिजिकली नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर। पहले तो यही ध्यान में रखना, ये वाइंडिंग आपको एक के ऊपर एक ओवरलैप करती हुई दिखाई देगी ओरिजिनल कॉइल में, बट ऐसा होता नहीं है। S1 एंड S2 आर फिजिकली नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, जुड़े हुए नहीं है वो आपस में, ठीक है। अभी मैंने S2 में करंट फ्लो करा है,
अब करंट फ्लो से मेरा मतलब यहाँ है कि वेरिएबल करंट, नॉट स्टेडी। स्टेडी करंट का कोई रोल ही नहीं है। स्टेडी करंट का कोई रोल नहीं है। इट डजेंट मेक एनी सेंस इफ यू आस्क मी सर करंट वेरिएबल होगी क्या। दैट इज बाय डिफॉल्ट इन दिस चैप्टर, इट इज बाय डिफॉल्ट चेंज। शुरू करते ही चैप्टर शुरू करते ही कह दिया था यू हैव टू फोकस द वर्ड चेंज, आइदर फ्लक्स चेंज, करंट चेंज, you need to focus on change. So when I vary current through coil S2, flux will vary through coil S1. S2 में अगर मैं करंट चेंज करूं, देखो क्या होता है, एक सोलेनॉइड में अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, बार मैग्नेट की तरह होती है। आप सभी ने देखा होगा, मैं फिगर निकाल के दिखा दूंगा आपको। एक सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होती है, बहुत बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती हैं, और बहुत सारी फील्ड लाइंस होती है। आई एम नॉट गोइंग विद इन दैट मच डिटेल कि एरो किधर होगा नहीं होगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी। दिस बंच ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड इंडिकेट्स दैट, एंड लास्ट चैप्टर में भी इस चीज को मेंशन किया गया था, दिस bunch of field lines inside the solenoid, what does it signify? That entire field, almost entire field of the solenoid exist at its axis, सारा का सारा उसके अंदर ही होता है। तो ये रेड वाले सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड सारा का सारा इसके अंदर ही बाउंड होगा, लगभग सारा। आई एम नॉट सेइंग कि बाहर कुछ होता ही नहीं है, लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड सोलेनॉइड का इसके एक्सिस के अबाउट होगा। और एक्सिस पे आपने S1 कॉइल रख रखा है, तो अगर S2 में फ्लक्स चेंज होगा तो S1 में भी वो फ्लक्स चेंज होगा, और S1 के अराउंड अगर आप फ्लक्स चेंज करेंगे तो इसमें अपने आप करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और इस गैल्वेनोमीटर में यू विल ऑब्जर्व डिफ्लेक्शन, you will observe deflection in this galvanometer when, क्या कहता है, when current is varied in coil S2, flux changes through coil S1 placed at axis of coil S2, क्योंकि S1 उसके एक्सिस पे रखा। और मुझे नहीं मतलब कि फ्लक्स चेंज की वजह क्या है, कौन कर रहा है, मैं खुद कर रहा हूं, कोई और मेरे बदले कर रहा है, आई डोंट केयर। फ्लक्स चेंज होना चाहिए, वो दूसरे कॉइल से हो, दूसरे मैग्नेट की वजह से हो, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने की वजह से हो, वॉट एवर द एक्स वाई रीजन इज बिहाइंड flux change, I don't care. While considering the definition of electromagnetic induction, you have to focus on flux change. This flux change will induce DMF. This flux change, obviously due to coil S1, due to S2, sorry S2 produce, sorry produce word तो use नहीं करना ना, this flux change due to S2 induce EMF inside coil S1। अब inside word भी गलत है, in coil S1 होना चाहिए, which you can observe in galvanometer deflection, in galvanometer deflection। तो क्या है म्यूचुअल इंडक्शन? inducing EMF, inducing EMF in a coil due to its neighboring coil, due to flux change in its neighboring coil। रिकॉर्डिंग वालों के लिए मैं यहाँ पे स्टॉप कर सकता था और ऑफ रिकॉर्डिंग जाके इसे लिख सकता था, बट दिस विल गिव यू टाइम टू थिंक
what is mutual induction, and obviously the this property of the pair of coil is called mutual inductance. Again यहाँ एक वर्ड पे फोकस करना है आपको, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल, पेयर वर्ड पे फोकस करना है आपको। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल, पेयर वर्ड पे फोकस रखिए, पेयर ऑफ कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस था इसी तरह ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है ना, एनसीईआरटी में जाएंगे आपको ये फिगर मिल जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे अच्छे से कि मैं क्या ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा था। एक कॉइल दूसरे के ऊपर वाउंड होती है, नेबरिंग कॉइल ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे के साइड में प्लेस्ड होते हैं। वन कॉइल इज वाउंड ओवर अनदर कॉइल, जैसे पतंग में नहीं होता अंदर की तरफ सफेद वाला धागा ऊपर मांझा, तो वो जो वाइंडिंग की जाती है, ठीक है ना, सबने देखी होगी आई थिंक, कोई बोल नहीं रहा वैसे तो कुछ इस तरीके से ही वाइंडिंग होती है इसकी। और मैं एक्चुअल फिगर आपको ट्रांसफार्मर में दिखाऊंगा, बिकॉज म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, अ डिवाइस विदाउट विच इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल। एक्चुअली पॉसिबल है, ये लॉसेस को रिड्यूस करने के काम आता है। अगर मैं अपने सेंटेंस को करेक्ट करूं, विदाउट ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन ऑफ एसी इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एसी को हम एसी में कन्वर्ट ही इसीलिए करते हैं डीसी को, दैट वी विल डिस्कस इन दैट चैप्टर ओनली। यहाँ बस ये समझ लो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ही ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है। तो इसकी एग्जैक्ट इमेज आपको कैसी वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर में देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो इसके फॉर्मूले को देख लो, आपको पता ही है, जैसा सेल्फ इंडक्टेंस का था डिट्टो इसके लिए है। फ्लक्स क्या होगा इसके थ्रू, बस वहां एल था, यहाँ M12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, M12, S1 का 2 के रिस्पेक्ट में म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल S1 with respect to S2, S2 के रिस्पेक्ट में S1, दैट इज वाई M12। और आपको मैं बता दूं M12 और M21 बराबर होंगे। ठीक है ना, यहाँ क्योंकि यहाँ कुछ कंसिडरेशन है कि सोलेनॉइड ये इतने लंबे हैं कि एंड इफेक्ट्स को इग्नोर किया गया है, एंड इफेक्ट्स ऑफ द सोलेनॉइड इज इग्नोर्ड, क्योंकि एंड पे मैग्नेटिक फील्ड हाफ होती है और वो हमने इग्नोर किया है बिकॉज हम ये मान के चल रहे हैं कि सोलेनॉइड की लेंथ बहुत ज़्यादा है, एंड इफेक्ट का ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। और जब हम कुछ चीज़ें डिराइव करते हैं, एक जनरल इक्वेशन डिराइव करते हैं, तो इस तरीके की कंसिडरेशन ली जाती है, क्योंकि जो रिलेशन निकल के आएगा वो पूरा एक जनरल रिलेशन होगा। ठीक है, तो N1 ∅1 विल बी M12 I1, क्लियर है। तो M12 को आप क्या लिख सकते हैं, N1 ∅1 आई मीन टोटल फ्लक्स अपॉन करंट, टोटल फ्लक्स अपॉन करंट। अब ये टोटल फ्लक्स S1 का कॉइल का है और ये करंट S2 कॉइल का है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हम एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की बात कर रहे हैं। फ्लक्स S2 में चेंज होगा, EMF इंड्यूस S1 में होगा। ठीक है ना, तो फ्लक्स किसका है, S2 का, किसकी वजह से, करंट की वजह से, तो करंट S2 कॉइल का कंसीडर किया आपने, और फ्लक्स किसका कंसीडर किया, S1 का, ड्यू टू S2, ड्यू टू S2। एक सेकंड, ठीक है, M12, अच्छा इसकी भी यूनिट, ऐसा यूनिट हेनरी ही होगी, जो यूनिट इंडक्टेंस की है वही यूनिट यहाँ भी है, ये भी वही प्रॉपर्टी है, बस वहाँ एक
कॉइल का खुद के अंदर था और ये एक कॉइल का दूसरे कॉइल में। इसकी भी ऐसा यूनिट हेनरी है, जोसेफ हेनरी के पीछे इसे नाम दिया गया। ठीक है। और जब आप ईएमएफ इंड्यूस्ड की बात करेंगे तो क्या होगा, -M12 di2 by dt। अगर आप कंपेयर करें तो वहां रिलेशन सेल्फ इंडक्टेंस में क्या था इंड्यूस्ड ईएमएफ का, -L di/dt। तो यहाँ भी रिलेशन कुछ सेम सेम सा ही है, तो याद रखना इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है। और M1 को आप जनरली, क्योंकि मैंने आपसे कहा M12 और M21 इक्वल होंगे, तो आप इसे di/dt इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जनरल इक्वेशन होगी। नाउ फोकस, इफ di/dt इज 1, इफ, ये चीज मैंने आपको सेल्फ इंडक्टेंस में नहीं बताई थी, लेकिन जब यहाँ बता दिया तो वहां भी सेम ही होगा, ध्यान रखें। इफ di/dt इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड है, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके बराबर होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा। माइनस तो साइन के लिए है, आप सिर्फ m इज इक्वल टू ये लिख लीजिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर है यहां तक। अब है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। म्यूचुअल इंडक्टेंस of a pair of two long solenoid। दो लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का पेयर, मतलब दो, एक पेयर है दो लॉन्ग सोलेनॉइड का, उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। तो यही फिगर है, इसे ही, या तो आप इसे ही देख लीजिए फिलहाल। अब जितना डिटेल हमने सेल्फ इंडक्टेंस में किया था वो सारी डिटेल्स आप यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं, कि फ्लक्स का फार्मूला BA होता है और उसको सोलेनॉइड का B होता है म्यू नॉट एन आई इंटू ए। और अगर मैं पहले कॉइल की बात करूं तो φ1 इज इक्वल टू B1 इंटू A1। क्लियर है। तो म्यू नॉट N1 I1, समझ गए। मैं साइड में आपके लिए इक्वेशन लिख देता हूँ, φ इज इक्वल टू B इंटू ए, और B होता है म्यू नॉट N I इंटू ए, तो है ही। अब यहाँ फर्स्ट कॉइल की बात हो रही थी तो सब में 1 1 1 लगा दिया। अगर सेकंड कॉइल की बात होती तो सब में 2 लग जाता। और जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि आपने सेकंड कॉइल में करंट को फ्लो कराया है, तो आप इसमें क्या ऐड, सब्सक्रिप्ट ऐड करेंगे, 2, N2 I2 A2। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि A1 और A2 को आप कॉमन कंसीडर करेंगे, कॉमन एरिया। A1 और A2 से यहाँ मतलब यही होगा कि कॉमन एरिया आपको कंसीडर करना, क्योंकि अल्टीमेटली ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा S1 के एरिया पे। जितना फ्लक्स S1 के एरिया में फ्लक्स चेंज आएगा, सिर्फ वो उतने का ही इस्तेमाल करके ईएमएफ इंड्यूस कर पाएगा। देखो ये कुछ प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस हैं जिनका ध्यान रखना होता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे। तो जैसा आपको इस फिगर में दिख रहा है कि S1 बहुत छोटा सा है, S2 बहुत बड़ा है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता। S1 की वाइंडिंग खत्म होते ही उसके ऊपर S2 की वाइंडिंग स्टार्ट कर दी जाती है। लेकिन फिगर में ऐसा दिखाना पॉसिबल नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी एक कॉइल बहुत छोटा है, एक कॉइल बहुत बड़ा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ दोनों कॉइल दो डिफरेंट कॉइल्स हैं। लेकिन सबकी वाइंडिंग अगर हम ओवरलैप कर देते, एक कॉइल के ऊपर जस्ट दूसरा कॉइल स्टार्ट हो जाए फिगर में, तो डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है उनमें कि कौन सा कॉइल इनसाइड है कौन सा कॉइल आउटसाइड है। तो यहाँ एरिया में जो आपको डिफरेंस दिख रहा है वो, उसकी मेन वजह यही है
ताकि आप उस फिगर को सही से समझ पाए। अदरवाइज A1 और A2 बराबर होते हैं और वो जनरली एरिया कॉमन होता है। तो यहाँ से मैं सबस्क्रिप्ट A2 को ड्रॉप कर रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है कि A2 को क्यों ड्रॉप किया गया है। तो ये हो गया एक टर्न के लिए फ्लक्स। टोटल टर्न के लिए फाई टोटल क्या होगा, फाई नेट। तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, N1L इंटू म्यू नॉट N2 I2A। ठीक है, तो फाई नेट क्या आ गया, म्यू नॉट N1 N2, अभी म्यू नॉट है क्योंकि हमने अंदर एयर अज्यूम किया है सोलेनोइड के अंदर, N1 N2 I2AL। मुझे फिगर की जरूरत नहीं है, तो हम पैनिंग द पेज अपवर्ड। ओके, अब ये एक इक्वेशन हुई फ्लक्स की। दूसरी इक्वेशन अभी अभी आपने ऊपर देखी, माइनस फाइव इज इक्वल टू MI, M12 I2। जैसे फाइव इज इक्वल टू LI था, अगर आपने एक सीख रखा है तो दूसरे को आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर दीजिए। तो M12 I2 विल बी म्यू नॉट N1 N2 I2AL। अब देखो I2 तो गया, तो व्हाट यू गेट, M12 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2AL। और याद करिए सेल्फ इंडक्टेंस में रिलेशन क्या था, सेल्फ इंडक्टेंस में रिलेशन था L इज इक्वल टू म्यू नॉट N2AL, क्योंकि वहां सेम कॉइल की बात थी तो N2 था। यहाँ दो डिफरेंट कॉइल है और N1 N2 को डिफरेंट रखने से ही ट्रांसफार्मर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होता है। इसलिए आप यहीं से इसे समझ के चलिए कि N1 और N2 जनरली हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बराबर नहीं रखते। ठीक है ना, in general N1 is not equal to N2 because the purpose of transformer fulfills only when N1 and N2 are different. So in general N1 is not equal to N2. Keep it in mind, N1 is not equal to। अब for any medium if iron core is inserted, solenoid के अंदर एयर की जगह आपने आयरन इंसर्ट कर रखा है, मतलब वो एक आयरन रॉड पे बाउंड किया गया है सोलेनॉइड। तो ये सिंपली हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर N1 N2AL। ठीक है, अगर यही फॉर्मूला मुझे कैपिटल N की टर्म्स में लिखना हो तो क्या लिखूंगा, कैपिटल N की टर्म्स में आप लिख सकते हैं म्यू नॉट N1 म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। लेंथ ऑफ बोथ द सोलेनॉइड इज कॉमन, इसीलिए हमने इसमें L1 और L2 मेंशन नहीं किया है। और आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे कि दोनों कॉइल के लेंथ को सेम रखा गया है, दोनों की लेंथ एग्जैक्टली बराबर है, L कॉमन है। अब हमने ऐसा किया क्यों है, क्योंकि हम एनर्जी लॉस से बचना चाहते हैं। अगर आप L1 और L2 की लेंथ को डिफरेंट रखते हैं तो वही L कंसीडर होगा जो लेंथ कॉमन होगा दोनों कॉइल के बीच। और जो एडिशनल, अब सपोज S2 लंबी होती है, S2 की लेंथ ज़्यादा होती और L1 की लेंथ कम, S2 की लेंथ ज़्यादा होती और S1 की लेंथ कम होती। सपोज ये S2 यहाँ यहाँ और यहाँ से यहाँ तक बड़ा होता है S2 और S1 छोटा होता, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी फ्लक्स वेस्ट हो जाता। और ये केस किसका बन जाता है, एनर्जी लॉस का। इसीलिए हम परफेक्टली कपल करने की कोशिश करते हैं दोनों कॉइल्स को, ताकि फ्लक्स लीकेज ना हो। टू अवॉइड फ्लक्स लीकेज वाइंडिंग टाइट की जाती है, लेंथ कॉमन रखी जाती है दोनों सोलेनॉइड की। नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट होंगे, मैं अब भी कह रहा हूँ टर्न डेंसिटी डिफरेंट होगी, बट लेंथ विल रिमेन कॉमन। लिख देता हूं मैं आपके लिए ये, द लेंथ ऑफ बोथ
the solenoids, the length of both the solenoids are kept same to avoid flux loss या flux leakage, which will lead to energy loss, will lead to power loss, energy loss. But N1 and N2 turn density, क्या है ये? Turn density is kept different. Is kept different. Light नहीं आ रही क्या? Is kept different. Is kept different. To fulfill the purpose of step up or down in transformer, which will be discussed later, जिसका discussion बाद में होगा. तो mutual inductance also depend on separation. It also depends on separation and their relative orientation. Their relative orientation. Clear? म्यूचुअल इंडक्टेंस कंप्लीट है. अब हम नेक्स्ट पार्ट में जनरेटर करेंगे.